हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर की आपके कानून आपके अधिकार यानी योर लॉ योर राइट की बुक के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक है भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को विस्तार से समझाइए। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कानून के शासन के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली जुड़कर भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में बात करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए बात करते हैं भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली होती क्या है। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली कई प्रतिष्ठानों के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय दंड संहिता 1860, दहेज निषेध अधिनियम 1961, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 आदि हैं। क्योंकि हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत इतने ये सभी अधिनियम लागू किए गए और इस अधिनियमों के माध्यम से ही हमारे यहाँ पर अपराध कम किया गया है और पूरी की कोशिश की जाती है हम समय समय पर अनेकों अधिनियम लागू करते हैं संविधान के द्वारा, ताकि हमारे देश से जो अपराध हैं वो समाप्त हो सके और आपराधिक न्याय प्रणाली को हम और मजबूत या उसे दुरुस्त कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण रूप से अगर हम बात करें, आपराधिक प्रक्रिया संहिता आपराधिक कानूनों से संबंधित है, क्योंकि अपराध को खत्म करने के लिए संविधान के अनुसार अनेक कानूनों का निर्माण भी किया जाता है। जो आपराधिक अदालतों और ये न्याय प्रणाली को हम अदालतों, पुलिस जांच, गिरफ्तारी जांच और पूछताछ आयोजित करने की प्रक्रिया के लिए नियम प्रदान करते हैं। और हमारे यहाँ पर आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत एक निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है। जो हमारी न्यायपालिका की जो संरचना एक पिरामिड के अनुसार है, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे जो दीवानी मुकदमे होते हैं ये हमारे एसडीएम कोड यानी उसके बाद जो छोटे छोटे अपराध के जो मुकदमे होते हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट यानी राज्य के जो कोर्ट होते हैं हाई कोर्ट के बाद जो अंतिम हमारा आपराधिक न्याय प्रणाली का जो अंतिम न्यायालय है वो है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे करके निचली अदालत से होते होते हमारे मुकदमे ऊपरी अदालत तक पहुँचते हैं और इन अदालतों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को चुस्त दुरुस्त किया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न जांचें, पुलिस जांच पुलिस भी करती है, सीबीआई जैसे, आईबी जैसे, रॉ, गिरफ्तारी जांच, पूछताछ जैसी जो गतिविधियां होती हैं ये सब हमारे नियम प्रदान करते हैं। फलस्वरूप आपराधिक न्याय प्रणाली से दस्तावेज उन दस्तावेजों से है जो देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आपराधिक शक्तियों पर कठोर कार्रवाई करती है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन विंडो को रोकने के लिए अपराधियों को पकड़ता है और देखने का काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अपराधियों में जो बढ़ रहे जो बहुत सारे जो अपराध हैं उनको कम करने के प्रयास किए जाते हैं और देखने का काम भी करता है। हालांकि सामाजिक नियंत्रण के अन्य रूप बनाए जाते हैं जैसे कि परिवार, स्कूल और चर्च, क्योंकि परिवार, स्कूल और चर्च से भी हम जो अपराधियों को अपराध को कम करने की दिशा में ये परिवार, स्कूल, चर्च जैसी चीज़ें काम करती हैं, परंतु ये नैतिक रूप से सक्षम है। केवल आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध को नियंत्रित करने और अपराधियों को देखने का अधिकार है। आगे है भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास। तो भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास कैसे हो, जैसे कि भारतीय इतिहास के संपूर्ण कालक्रम की अगर हम बात करें, कालक्रम में विभिन्न शासकों के अधीन विभिन्न भूभागों में विभिन्न आपराधिक न्याय प्रणालियों का विकास हुआ, क्योंकि राजा महाराजा जो राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी उन्होंने भी न्याय प्रणाली को दुरुस्त किया और जितने भी समाज में हो रहे अपराध को कम करने के लिए विभिन्न पंचायतें और बहुत सारी उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित की। फिर समय बीता, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अधिनियम लागू किए जो अभी तक प्राय अपरिवर्तित रूप में बनी हुई है और ब्रिटिश शासन ने भी अपराध को रोकने के लिए विभिन्न कानून और विभिन्न अधिनियमों को लागू किया। समय बीता चला, फिर उसके बाद भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत की आपराधिक संहिता है, जिसे वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत वर्ष 1834 में स्थापित पहले विधि आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वर्ष 1960 में तैयार किया गया और ये भी एक भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली
को बढ़ावा देने का एक प्रयास था। इसी क्रम में आपराधिक प्रक्रिया संहिता भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन हेतु प्रक्रियाएं प्रदान करती है, जिसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया और ये 1 अप्रैल 1974 से प्रभावी हुआ। इस तरह से भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य। आपराधिक न्याय प्रणाली के उद्देश्य क्या है? पहला, जो भी हमारे यहाँ पर अपराध को कम करने के लिए जो आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित की गई है, यानी हमारे यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका और विभिन्न कानूनों का निर्माण जो किया गया, उसका पहला उद्देश्य है आपराधिक घटनाओं को रोकना। जो भी हमारे पास समय समय पर मर्डर या चोरी चकारी या बड़े बड़े हिंसा जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकना आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य है। दूसरा है अपराधियों और दोषियों को दंडित करना। जो भी अपराधी, किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया है, उस अपराध सिद्ध होने के बाद उन दोषियों को सजा देना, यानी दंड देना आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य है। नेक्स्ट है अपराधियों और दोषियों का पुनर्वास करना, यानी उनको जेलों में डालना या उनका रहने की व्यवस्था करना। पीड़ितों को यथासंभव मुआवजा दिलाना। अगर अपराध के समय अगर कोई पीड़ित बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है या पीड़ित को जो मुआवजा, यानी जो उसको चोट लगी है, उसका मुआवजा दिलाना भी न्याय प्रणाली का ही एक उद्देश्य है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये भी आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य है। नेक्स्ट है अपराधियों को भविष्य में कोई भी अपराध कृत्य करने से रोकना, ताकि अपराधी जिनको सजा दी गई है, ताकि वो बाहर आने के बाद उनके भविष्य में वो अपराध ना करें, उसको रोकना भी यही अपराध प्रणाली, न्याय प्रणाली का उद्देश्य है। अब बात करते हैं, अभी तो हमने उद्देश्य बात करी, बात करते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली के घटक के बारे में कि घटक क्या होते हैं। सामान्य तौर पर आपराधिक न्याय प्रणाली के निम्नलिखित 3 घटक हैं। पहला है कानून प्रवर्तन। जी, कानून प्रवर्तन होता क्या है? कानून प्रवर्तन एजेंसियां जो अपराधों के लिए एक रिपोर्ट लेती है, यानी कानून प्रवर्तन का मतलब है जब भी कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसके लिए कुछ एजेंसियां नियुक्त करती है। जैसे आपने देखा हो ना, कोई बहुत बड़ा केस हुआ तो उसे सीबीआई के हाथ में सौंप दिया, सीबीआई उसका वो कर रही है, जांच कर रही है, या क्या दूसरी आईबी कर रही है या रॉ कर रही है। तो कहने मतलब ये है कि कोई भी अपराधों के लिए जो एजेंसियां हैं वो एक रिपोर्ट तैयार करती हैं, उनकी जांच करती है और सबूत इकट्ठा करती है। इसमें पुलिस बल शामिल होता है, जैसे पुलिस केस होता नहीं है वो, जैसे ईडी हो गया, ईडी भी बहुत जांच करती है, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है, जांच करने तो उसे पेश करती है, फिर अपराधी को सजा दिलाने के लिए प्रयास करती रहती है। उसे कहते हैं कानून प्रवर्तन। दूसरा है अधिनिर्णय। अधिनिर्णय में अभियोजन, रक्षा, वकील, अदालतें शामिल होती है। अधिनिर्णय मतलब होता है जब रिपोर्ट तैयार होने के बाद जब हम उसे अधिनिर्णय के लिए या तो वकील के द्वारा जब कोर्ट में पेश करते हैं, और उसके बाद उस रिपोर्ट के बाद जो फैसला आता है, अधिनिर्णय मतलब फिर उसके संबंधित जो निर्णय आता है, आदेश आता है, उसे अधिनिर्णय कहते हैं। अधिनिर्णय भी 2 प्रकार से होता है, जैसे कि अभियोजन वे वकील हैं जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कानून प्रवर्तन द्वारा एकत्र किए गए सबूतों की समीक्षा करते हैं और निर्णय लेते हैं कि आरोपों को छोड़ना है या अदालत में पेश करने के लिए आरोप दायर करना है। तो पुलिस के द्वारा जो एक रिपोर्ट तैयार होती है, कानून प्रवर्तन, तो उसके बाद ये वकील ये डिसाइड करते हैं कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है उससे अपराधी का अपराध सिद्ध होगा या नहीं, ये रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए या नहीं, इस बात का वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। फिर रक्षा वकील वे वकील होते हैं जो सरकार के मामलों में अभियुक्तों का बचाव करते हैं। अगर जिसके अपराध के खिलाफ, जिस अपराधी पर केस चल रहा है और उसके खिलाफ पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की है, तो ये वकील वो वकील हैं जो अपराधियों के पक्ष यानी बचाव के लिए केस लड़ते हैं। अदालत द्वारा नियुक्त किया जाता है यदि अभियुक्त किसी को किराए पर नहीं दे सकता। अगर किसी अपराधी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील प्राइवेट करे, तो उसे कोर्ट उसे उसके बचाव के लिए एक वकील देगा, सरकारी वकील। अगर उसके पास पैसा है, अगर वो सक्षम है एक प्राइवेट वकील करने के लिए, तो वो अपना पर्सनल वकील भी कर सकता है, उसे कहते हैं रक्षा वकील। फिर अदालतें कानून के आधार पर मामलों का फैसला करती है और फैसला सुनाती है, फिर उसके बाद क्लियर होता है। फिर है सुधार और जेल। जब अदालतें अपना फैसला सुनाने के बाद अपराधियों को फिर जेल भेजा जाता है ताकि वो जेल में रहकर सुधर सकें। यदि अपराधियों को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें जेल या समुद्र के पैरोल पर रखा जाता है, या तो उसे जेल भेज देता है, जेल के बाद फिर उन्हें पैरोल भी दे दी जाती है
विभाग उनकी निगरानी करता है। इस तरह से ये आपराधिक न्याय प्रणाली का सिस्टम है। तो इसे आप टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।